हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट लर्निंग। हम पढ़ रहे थे प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल क्या होता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, उसके बारे में। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है आखिर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बुक है जिसमें क्या लिखा है, सारे लॉज एंड रूल्स लिखे हुए हैं, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। हम नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, यानी फर्स्ट पेज है। और प्रीएम्बल में क्या लिखा है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स इंडिया को अचीव करने हैं, जैसे कि हमें इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, हमें इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाना है, हमें इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इंडिया के लिए करनी है वो सब किस में लिखा है? प्रीएम्बल में। और वो सारी चीज़ें तो हमें करनी है, लेकिन उनको हम करेंगे कैसे, ये बातें किस में लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। किस हिसाब से? लॉज और प्रोविजंस के हिसाब से, ठीक है। तो प्रीएम्बल के डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो हम समझ रहे थे। सबसे पहले हमने सोवरेन स्टेट पढ़ लिया था, राइट। फिर हमने सोशलिस्ट पढ़ा था क्या होता है, सेक्युलर पढ़ा था क्या होता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। हम सबको पता है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब क्या हुआ, देखिए इंडिया में अगर हम कोई भी गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम वोट, हर 5 ईयर्स में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के बाद हम गवर्नमेंट अपनी सिलेक्ट करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री में वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंट्री को कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब लोगों का ही शासन है, एक तरह से लोगों की ही गवर्नमेंट है। साथ ही हम गवर्नमेंट में डेली पार्टिसिपेट भी करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया है ना, लेकिन हमें वो लॉ पसंद नहीं आया, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसके खिलाफ मूवमेंट्स करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ऐसे हम उस लॉ का विरोध करते हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के काम में, अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये फीचर्स है डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या, डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, उस कंट्री को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक स्टेट। फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है तो डायरेक्टली, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डायरेक्टली सेकंड पार्ट मत देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट यानी कि इंडिया। तो क्या होता है यहाँ पे, जो सोवरेन पावर है वो लोगों के हाथ में होती है। सोवरेन पावर मतलब क्या, कि अपने देश के अंदर हम कुछ भी करें, हमारी मर्जी है, कोई दूसरा देश, कोई दूसरी कंट्री आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये है सोवरेन पावर। और ये किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। हम जहाँ चाहे घूमें, हम जो चाहे करें, कोई दूसरी कंट्री वाला आके हमको कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए, ठीक है। इसलिए इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड ड्रॉज अप पॉलिसीज इन कीपिंग विद द पीपल्स विशेस। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की जो भी विश होती है उसके लिए वो लॉज बनाती है, अलग अलग पॉलिसी बनाती है। लोगों को देख के कि अच्छा एससी वाले कम है तो चलो इस पे लॉ बनाते हैं, अच्छा लोग इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं तो चलो गरीब लोगों के लिए लॉ बनाते हैं। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को देख के लॉज बनाती है। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर डिसीजंस टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर। कॉमन वेलफेयर मतलब लोगों का कल्याण, लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, पैसे से रिलेटेड डिसीजंस, समाज से रिलेटेड सोशल डिसीजंस और कुछ अदर डिसीजंस भी लेती है। ऑल द पीपल आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड टेक सच डिसीजंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेना है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम एक साथ बुला रहे हैं। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ बुला रहे हैं। लगभग 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है इंडिया की। सारे लोगों को हम कह रहे हैं कि एक जगह पे जमा हो जाओ और सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, पूरा कबाड़ा हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों के बिहाफ पे, इन लोगों की जगह पे डिसीजन लेती है जो लोगों के लिए अच्छा हो। Therefore, elections are conducted after a fixed period when voters elect their representative. इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि इलेक्शंस कराते हैं हर 5 साल में, एक फिक्स्ड पीरियड में, यानी कि हर 5 साल में हम क्या करते हैं, इलेक्शंस करते हैं, और उसमें जो भी जीतता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, यानी कि हमारा नेता बन जाता है। These representatives sit in the institutions created by the constitution like the parliament or legislature and the executive. ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उसमें बैठते हैं, और वहाँ पे फिर ये लोग क्या करते हैं, जो भी डिसीजंस है वो लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट है ना, फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हुए इंस्टीट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये सब होंगे, तो वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है और क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। दे टेक decisions for the entire population as per the procedure laid down by the constitution. ये लोग पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे ना उस हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हैं, मान लो वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना चाहिए। ये जो भी डिसीजन ले लेंगे उसके बाद इनका डिसीजन वाला जो लेटर है वो जाता है एससी के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको टेस्ट करता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया है या नहीं लिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको डन कर देता है कि भाई ठीक है, तुमने ये लॉ बनाया है, हम इसको मंजूर करते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको वहीं पे डिसमिस कर देता है कि तुम लोग ये लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट वर्क करती है, ऐसे लॉज बनाए जाते हैं। तो ये था डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। और ऐसा हम इंडिया को बनाना चाहते हैं। ये किस में लिखा है, प्रीएम्बल में लिखा है। इंडिया एक्चुअली है भी डेमोक्रेटिक स्टेट। फिर पढ़ते हैं रिपब्लिक क्या होता है। अलॉन्ग विथ बीइंग अ डेमोक्रेसी वी आर अ रिपब्लिक। ठीक है, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक स्टेट तो है ही, साथ में इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है। ऑल पब्लिक पोजीशंस इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जितने भी पब्लिक पोजीशंस हैं, जैसे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सब कौन इलेक्ट करता है, वो हम ही इलेक्ट करते हैं, यानी कि लोग ही इलेक्ट करते हैं, इसीलिए रिपब्लिक बोला गया। नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशन। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अभी जो भी है जाने दीजिए, अभी मान लीजिए कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, फिर उसमें न्यू प्राइम मिनिस्टर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद इनका जो बेटा होगा वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उसके बाद इसका जो बेटा होगा वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ये जो पोजीशन है कि बेटे का जो भी फादर है उसका जो बेटा है वही वो पोस्ट ले लेगा, इसको बोलते हैं हेरिडेटरी सक्सेशन। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेरिडेटरी सक्सेशन है। ऐसा है कि इंडिया में नहीं, क्योंकि हर 5 ईयर्स में क्या होता है, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स हमारे बनते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बनते हैं। ठीक है, फिर द पोजीशंस लाइक द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेयर, सरपंच एक्सेट्रा आर पब्लिक पोजीशंस। पब्लिक पोजीशंस का बताया गया है क्या होता है पब्लिक पोजीशन। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर, मेयर है, सरपंच है, ये सब पब्लिक पोजीशंस है। तो इनको कौन सिलेक्ट करते हैं, हम ही सिलेक्ट करते हैं, लोग सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए इनको बोला गया है कि इंडिया को बोला गया है कि इंडिया क्या है, रिपब्लिक स्टेट है। तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में फ़र्क क्या हुआ है ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या कि हम अपना गवर्नमेंट जो है वो खुद सिलेक्ट कर रहे हैं, ये है डेमोक्रेसी। और रिपब्लिक मतलब क्या, रिपब्लिक मतलब जो भी पब्लिक पोजीशंस हैं, वहाँ के जो भी मेन लोग हैं, जैसे कि ये सारे मेन लोग हैं, इनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, ये है रिपब्लिक। डेमोक्रेसी मतलब क्या, डेमोक्रेसी मतलब
हमारा यानी कि लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होना, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। रिपब्लिक मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब हम अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको खुद चूज़ कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। In a monarchy, these positions may be occupied by democracy of a single family following the principle of heredity। अगर कोई कंट्री है जहाँ पे मोनार्की है, ये क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेमोक्रेसी और दूसरा क्या होता है? मोनार्की। डेमोक्रेसी क्या होता है? हमने अभी अभी पढ़ा कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना गवर्नमेंट में, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। लोग इलेक्शन के प्रोसीजर्स से क्या करते हैं? अपना गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन मोनार्की क्या होता है? किसी भी जगह का एक किंग है मान लीजिए, है ना, उस वो किंग अगर मर जाता है या रिटायर हो जाता है अपने पोस्ट से, तो उसका बेटा जो है किंग का, वो फिर से किंग बन जाएगा। फिर ऐसे ही चलता जाता है कि उसका भी बेटा जो आएगा वो किंग बन जाएगा, या क्वीन है तो उसकी बेटी जो आएगी वो क्वीन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो केस है इसे हम कहते हैं मोनार्की है। मोनार्की मतलब क्या? कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, जो राजा बोलता है वही करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। तो मोनार्की में क्या होता है कि एक के बाद एक आ जाता है ना, हेरिडिटी वहाँ पे फॉलो होती है। तो ये था रिपब्लिक। अब यहाँ पे है डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। रीड व्हाट दीपा हैज़ रिटन ऑन द टॉपिक माई फैमिली। तो दीपा नाम की लड़की है, उसको बोला भाई तू निबंध लिख। किस पे निबंध लिख? माई फैमिली पे। तो इसने लिख दिया। अब देखते हैं इसने क्या लिखा है। डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली इम्प्लाई इलेक्शंस। मतलब डेमोक्रेसी जो है उसका मतलब सिर्फ इलेक्शंस नहीं होते। माई पेरेंट्स डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सारा घर का काम साथ में करते हैं। वाओ। वी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये जो दीपा है ये बोल रही है कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वी एंश्योर दैट वी टॉक कॉर्डियली विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं ये लोग। इवन इफ वी हैपन टू फाइट वी ट्राई टू लिसन टू ईच अदर्स व्यू बाई स्टॉपिंग द फाइट एज सुन एज पॉसिबल। अगर झगड़ा भी हो जाए दो लोगों के बीच में तो ये लोग क्या करते हैं? दोनों के व्यूज़ सुनते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं और उसको सुलझाते हैं। इफ़ एनी चेंज हैज़ टू बी मेड इवन द ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसल्टेड। अगर कोई चेंज करना है घर में तो इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी पूछा जाता है। अनुजा वॉन्ट्स टू टेक अप एग्रीकल्चरल रिसर्च। अनुजा जो है ये दीपा की बहन है, ये क्या चाहती है कि ये एग्रीकल्चरल रिसर्च की पढ़ाई करे और इसका डिसीजन सब ने एक्सेप्ट कर लिया, इसके घर वालों ने मान लिया। ठीक है, तो ये तो इसने निबंध लिखा। ये हम निबंध क्यों पढ़ रहे हैं? दीपा की फैमिली से हमको क्या करना है भाई, है ना? तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट दीपाज हाउस फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक वे? विच फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी फाउंड इन दिस पैसेज? तो आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि दीपा का जो घर है वो डेमोक्रेटिक वे में वर्क कर रहा है, और कौन से ऐसे फीचर्स है डेमोक्रेसी के जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? तो यस, दीपा का जो घर है, सबसे पहली बात क्या कि इसमें सारे लोग, उसके घर के जो भी लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हो, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं घर के डिसीजन में। तो वैसा ही एक कंट्री में भी होता है। क्या होता है कि सारे लोग गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए दीपा का जो फैमिली है वो क्या है? डेमोक्रेसी है दीपा की फैमिली में। ठीक है, ये एक फीचर है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी का। फिर नेक्स्ट देखते हैं। द प्रीएम्बल हैज़ गारंटीड द इंडियन सिटीजन्स द 3 वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब प्रीएम्बल ने 3 वैल्यूज़ दिए हैं, जस्टिस के, लिबर्टी के और इक्वालिटी के। यानी कि 3 टाइप्स दिए हैं। जैसे जस्टिस है तो 3 टाइप के जस्टिस है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वैसे ही लिबर्टी भी है और इक्वालिटी भी है। जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय होता है, सबके साथ इक्वली बिहेव करना है ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, उसे कहते हैं जस्टिस। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, हमें बिल्कुल फ्रीडम है, आज़ाद है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसके भी साथ बात कर सकते हैं। इक्वालिटी है सब में। इक्वालिटी आपको पता है, समानता। It has enjoined upon the Indian citizens to practice these values and make laws in keeping with these values. Let us understand these values. तो ये सारी जो वर्ड्स हैं ना बड़े बड़े, जैसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सभी का मीनिंग ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ये सारे वर्ड्स कहाँ लिखे हैं? प्रीएम्बल में। ठीक है, इसलिए हम एक एक का मीनिंग पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि जस्टिस क्या होता है। जस्टिस देखेंगे। जस्टिस implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress.
जस्टिस मतलब होता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, और हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रोग्रेस की, कि हर एक अपना प्रोग्रेस खुद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी कंट्री में हर एक को अपॉर्चुनिटी है कि वो जो चाहे अपने करियर के लिए कर सकता है। Establishing justice is adopting such policies that will promote public good। तो जब हम जस्टिस लाते हैं किसी कंट्री में, मतलब क्या कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो पब्लिक के लिए अच्छी हो। तो गवर्नमेंट लगातार पॉलिसीज़ बनाती रहती है जो पब्लिक के लिए क्या हो, अच्छी हो। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक्ड ऑफ इन द प्रियम्बल, दे आर एज फॉलोज। प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बताया गया है। कौन से 3 टाइप के जस्टिस हैं? ये 3 टाइप के जस्टिस हैं, देखिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशल जस्टिस क्या होता है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और किन किन चीज़ों पे भेदभाव नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो कास्ट है ना, तो हिंदू है, तो मुस्लिम, ऐसे हम बहुत भेदभाव करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे प्रीएम्बल के हिसाब से क्या है, गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्रीड, क्रीड यानी क्या होता है? क्रीड मतलब होता है जो भी हमारा रिलीजन है उसके हिसाब से हमें भेदभाव नहीं करना है। जो भी हमारा मज़हब है, हिंदू है, मुस्लिम है, इस्लाम है ना। कास्ट क्या होता है? फिर हिंदू के अंदर ये आपने देखा होगा अलग अलग कास्ट होते हैं ना, पंजाबीज आते हैं, मराठीज आते हैं, एंड बाकी भी सारी कास्ट। तो कास्ट है ये। क्रीड यानी क्या हो गया? रिलीजन। फिर रेस है, रेस मतलब जो भी लाइक द्रविडियंस हैं, अलग अलग प्लेसेस पे आप जाओगे ना तो अलग अलग लोग आपको दिखेंगे। जैसे कि कहीं के जो लोग हैं वो बहुत ही गोरे होते हैं, लाइक जो बर्फीले इलाके के लोग हैं। कहीं के जो लोग हैं उनका कद बहुत लंबा होता है। ऐसे जो सारे डिफरेंसेस हैं ना बॉडी लैंग्वेज में, उसको रेस बोलते हैं। फिर लैंग्वेज के हिसाब से भी हम भेदभाव करते हैं। रीजन होता है कि तुम लोग तो इस रीजन के हो इसलिए अच्छे नहीं हो, ऐसे ऑल दैट। प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से। तो हमें इन सब चीज़ों के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं तभी हम कहेंगे कि इंडिया में क्या है, सोशल जस्टिस है। एज ह्यूमन बींग्स ऑल हैव द राइट टू द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस। तो ह्यूमन बींग्स हैं हम सारे, बस इस हिसाब से हमें चलना है कि हम सारे क्या हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं और सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबको डिग्निटी मिलनी चाहिए और सभी का क्या है, सेम स्टेटस है। तो ये था सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या था? शॉर्ट में, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, उसे कहते हैं सोशल जस्टिस। फिर इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? 1 मिनट। यस, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? पोवर्टी लीड्स टू द एबल्स ऑफ हंगर, हंगर डेथ्स एंड मालनरिशमेंट। तो गरीबी की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं, है ना। फिर भूख की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। माल नरिशमेंट यानी कुपोषण जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इफ़ पॉवर्टी इज़ टू बी इरेडिकेटेड, everyone should have the right to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family। अगर पॉवर्टी को हम ख़त्म कर दे तो क्या होगा कि हर एक इंसान अच्छे से जी पाएगा, है ना, अपनी फैमिली की देख रेख कर पाएगा, और ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, जो हंगर डेथ्स हो रही हैं, माल नरिशमेंट हो रहा है, ये सब भी नहीं होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इकोनॉमिक जस्टिस दिया है सबको, कि सभी को जो है इक्वल अपनी लाइवलीहुड, अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, और पॉवर्टी जो है उसको दूर करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखोगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करती है ना। तो क्यों करती है? क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। फिर पॉलिटिकल जस्टिस है। वी हैव एडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू इनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ आवर कंट्री। Accordingly, all citizens completing 18 years of age have the right to vote in elections। तो हमारी कंट्री में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एडल्ट हैं, फ्रेंचाइज मतलब इलेक्शंस, जितने भी एडल्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो एडल्ट हैं वो सारे वोट दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये क्यों निकाला गवर्नमेंट ने कि सारे एडल्ट आके, जो भी 18 प्लस के एज के हैं, वो सब आके वोट्स दे सकते हैं? ऐसा क्यों?
ताकि लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो किसमें, गवर्नमेंट में। इसीलिए जो 18 ईयर्स वाले हैं, 18 ईयर्स के ऊपर के एज वाले हैं, उन सबको इलेक्शंस के लिए दिया जाता है कि आप लोग आओ और इलेक्शन करो। तो ये थे 3 टाइप के जस्टिस। कौन कौन से, ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में कितने टाइप के जस्टिस है, तो आपको याद रखना है 3 टाइप के जस्टिस है। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 टाइप के जस्टिस हमने देखे। फिर हमें देखना है लिबर्टी क्या होता है, ठीक है। फिर लिबर्टी के बाद हम देखेंगे इक्वालिटी क्या होता है, फिर फ्रेटर्निटी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे थर्ड पार्ट में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट लेक्चर। शेयर कर देना, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।